वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या अकाउंटिंग टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है, ए। वो क्या कर रहा है, उसके पास आइडिया है कि उसको क्या करना है, कोई काम शुरू करना है, ठीक है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ए, वो क्या करेगा, वो कुछ कैश देगा या फिर कुछ हमारे पास क्या दे देगा, वो कुछ बिल्डिंग दे देगा या कुछ फर्नीचर जो उसके पास होगा जिसमें वो अपना काम शुरू कर सकता होगा, वो चीज़ें दे देगा। तो ये जो पर्सन है ये जो सोच रहा है कि मैं शुरू करूंगा या जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर। और उसके बाद इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ए पर्सन है, मान लो इसने बिजनेस स्टार्ट किया अपने नाम पे ही, जिसका नाम रखा इसने ए, ठीक है, ए बिजनेस, ठीक है, ए कंपनी, ठीक है। तो ये जो इसने कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी दिया होगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो अभी तक आपने 3 टर्म सीख लिए हैं, ऑनर, बिजनेस एंड कैपिटल, ठीक है। अब वो बिजनेस क्या करना चाहता है, मान लो कि कोई वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसको बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है। जैसे हमारे पास कुछ नेल्स हैं या फिर कोई भी हमारे पास बिजनेस है, ठीक है, वो बना के बेचना चाहता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कस्टमर्स को, ठीक है। जैसे सर्विसेज में जैसे हमारे पास आ गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक सर्विस है, वो कोई प्रोवाइडर है उसका, ठीक है, कोई बिजनेस खोल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। जहाँ फिर जैसे जियो हो गया, तो ये आपको क्या दे रहा है, फ़ोन की सुविधा दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक सर्विस आ गई। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, इसके लिए इसको क्या चाहिए होगा, इसके लिए इसको कुछ क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसको हम क्या बोल सकते हैं, गुड्स बोल सकते हैं। इवन दो हम जो ये प्रोडक्ट्स दे रहा होगा ना कंपनी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। इसको स्टॉक्स भी बोलते हैं, क्या स्टॉक होता है वो सब देखेंगे, बट बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या समझा कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए या सर्विस दी, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आई, वो सब हमने देखी। अब देखो जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे कभी ना कभी क्या करना है, उसको कुछ ना एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज किसका मतलब कि लेन देन करना पड़ेगा, किस चीज़ का, वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, कस्टमर को या दूसरी कंपनी को, ठीक है, गुड्स अपने बेचेगा और उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, उसके बदले में या तो कैश लेगा वो, या फिर क्या बोलेगा कि आप मुझे कोई ऐसा प्रॉमिस दे दो कि हाँ मैं जो आपका पैसा है वो ले लूँगा, वो दे दूँगा वापस, ठीक है। आपको कोई भी कस्टमर अगर मुझे प्रॉमिस दे रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो ऑन क्रेडिट ले रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है, कैश हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है, गुड्स एक्सचेंज, ठीक है। तो अब जब कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो उसको खरीद रहे हैं कंपनी में, अगर मेरे पास एक कंपनी है, अगर वो कोई चीज़ खरीद रही है तो उसको क्या बोलूँगा, तो अभी इसमें एक्सचेंज में हम दो तरीके का एक्सचेंज देख सकते हैं, एक होता है सेल्स और एक होता है परचेज, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, परचेज मतलब कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं। अगर मान लो ए कंपनी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो एक कंपनी कोई भी चीज़ अगर खरीद रही है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, परचेज कर रही है, ठीक है। परचेज में अब वो क्या करेगी, कोई गुड्स ले लेगी या फिर कोई भी सर्विस जो है उसको चाहिए वो लेगी और उसके बदले में वो क्या करेगी, कैश या क्रेडिट देगी, ठीक है, कैश या क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट और डेबिट क्या है आगे समझेंगे। ये क्रेडिट अभी तक इतना समझ लेना कि ऑन जस्ट टाइप ऑफ लोन, ठीक है, कि मतलब वो कैश पेमेंट नहीं कर रहा है बट उसकी जगह पे कुछ प्रॉमिस दे रहा है उसको कि हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सेल्स में क्या होगा कि सेल्स में हमारे पास जो है, आप कोई भी चीज़ जो है बेच रही है कंपनी, मान लो एक कंपनी थी, वो क्या कर रही है, सेल कर रही है कोई चीज़, ठीक है। तो उसको उसके बदले में भी हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट या कैश हमें दिया जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना चीज़ों का, ठीक है, सेल हो रही है या परचेज हो रही है, इसी एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन देखेंगे उसमें क्रेडिट या कैश के बारे में जिक्र होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बार्टर सिस्टम में होता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम में ये था कि आपको एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दी जाती थी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता था, इसमें बहुत इशू रहेगा कि आपको म्यूचुअल जो नीड होनी चाहिए दोनों की, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे मेरे को अगर टमाटर चाहिए और किसी को प्याज चाहिए और मेरे पास प्याज है तो मैं प्याज दे दूंगा, टमाटर ले लूँगा, तो उस तरह की कुछ एक्स्ट्रा नीड होती थी, उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ये इस आज के ज़माने में इसको बोला जाता है, जिसमें कैश या क्रेडिट के बारे में बात हो रही है और गुड्स और सर्विस जो भी बेच रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में किस तरह से बिजनेस हो सकता है, ट्रांजैक्शन हो सकती है, जहाँ तो मतलब कंपनी के अंदर ही, मान लो एक कंपनी है उसके अंदर ही कोई डिपार्टमेंट है, आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई चीज़ खरीद के लाई है या बेच के लाई है, मतलब इनसाइड, तो इसको बोलते हैं कि इंटरनल ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को बाज़ार से कोई चीज़ बाज़ार को बेचनी है या बाज़ार से खरीदनी है या कोई और अदर पार्टी या अदर कंपनी से कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये क्या है, जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रही है फाइनेंशियल इन नेचर की हो रही हैं, ठीक है। तो इनका नेचर क्या है, फाइनेंशियल है। हमारे पास एक चीज़ होती है डेटर और एक होती है क्रेडिटर। इनका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करेंगे अभी। मान लो आपके पास एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ए कंपनी को चाहिए था कुछ लोन, ठीक है, और बी कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है। तो ये जो लोन देने वाली कंपनी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर। और जो ये कंपनी ए है जिसने पैसे लिए, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, डेबिटर। रिलेटिव टर्म्स हैं ये, ठीक है। अब जैसे बी है, जो बी के लिए ए क्या है, डेटर है, बट ए के लिए बी क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे। अब देखो ये जो डेटर और क्रेडिटर है ना, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, समझते हैं। देखो ए बी जो है, ठीक है, बी के लिए ए क्या है, डेटर, ठीक है, और बी ए के लिए क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। तो मान लो बी ने ए को नहीं और किसी को भी दिया हुआ है लोन, सी को दिया हुआ है, डी को दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज को दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी सारे डेटर्स होंगे ना, ये बी के लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट मतलब कि बिजनेस में बोला जाएगा कि जिससे इसको फायदा है। फायदा क्या है कि इन फ्यूचर वो कभी ना कभी उसको पैसा जो उसने लगाया वो मिल जाएगा, ठीक है। और एक वो पॉजिटिव पॉइंट है कि वो और उसके बाद क्या है कि जितने भी ये डेटर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सनड्राई डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल डेटर्स जो एक कंपनी के हैं ना, उन सबको क्या बोलेंगे, हम सनड्राई डेटर्स बोल देंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो ए कंपनी ने क्या किया हुआ है, ए कंपनी ने हमारे पास सिर्फ बी से नहीं लिया हुआ है लोन, मान लो किसी और से भी लिया हुआ है, एक्स वाई और जेड से भी लिया हुआ है। तो ये जितने भी एक्स वाई जेड और बी जो हैं, ये सब क्या है, उसके लिए क्रेडिटर है ना। तो क्रेडिटर, जितने भी सारे क्रेडिटर होंगे ना, उनको हम बोलते हैं सनड्राई क्रेडिटर्स, ठीक है, या फिर क्या देते हैं, टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर समझने की बात करें हम, कि मान लो कि राहुल नाम का बंदा था, ठीक है, उसने क्या किया, 4,000 का 40,000 का सेल किया, ठीक है, गुड्स का, किसको, सोहन को। और इसने जो ये ट्रांजैक्शन की, इसमें इसने पेमेंट नहीं की, ठीक है। सोहन ने क्या किया कि बोला कि मैं क्रेडिट पे दे दूंगा तेरे को थोड़े थोड़े करके, ठीक है। तो ये एक तरीका का क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें कि डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, ठीक है। तो राहुल ने सेल किया है प्रोडक्ट और सोहन ने जो है प्रोडक्ट ले लिया बट कैश नहीं दिया अभी, ठीक है। तो सोहन जो है उसके लिए राहुल क्या हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो सोहन है, सोहन इज डेटर पर राहुल, ठीक है। तो सोहन जो है एक डेटर की तरह है, मतलब राहुल के लिए प्लस पॉइंट है कि फ्यूचर में उसको ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि जैसे आपने बात की थी सेल्स की, तो मान लो आपने कोई चीज़ सेल की, ठीक है, बट बंदे को पसंद नहीं आई, तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होती है अकाउंट में, सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न्स इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब कि अंदर की तरफ आना, ठीक है। तो वही है कि मतलब जो आपने चीज़ बेची थी वो वापस आ गई, ठीक है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं।
ये टर्म्स आपको आगे आगे देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अकाउंट्स के नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो परचेज़ है, ठीक है, परचेज़ के बारे में भी अगर देखें तो मान लो आपने कोई चीज़ पसंद आई थी आपको, ठीक है, जैसे एक कंपनी थी उसने कोई चीज़ खरीदी थी, बट बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट था तो आपको वापस करनी पड़ी, किसी भी रीज़न की वजह से वापस करनी पड़ी, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम परचेज रिटर्न्स, या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कि आपको बाहर की तरफ दे दी है आपने चीज़ जो ली थी, ठीक है। तो अभी तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा। मान लो कोई कंपनी है ए, वो क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है कुछ, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रही है, कुछ खरीद रही है और कुछ बेच रही है ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास क्या आ गया, तो उसने क्या किया कि उसने कुछ चीज़ बेच दी, ठीक है। तो बेची तो उसको क्या मिला उसके बदले में, ठीक है, कोई चीज़ अगर आप दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ मिलेगा ना, या तो कैश या फिर क्रेडिट, ठीक है। तो उसको क्रेडिट मिला, ठीक है, तो उस क्रेडिट का एक बिल मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये बिल है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर ये कंपनी जो है वो क्या करती है, कुछ परचेज करती है, ठीक है, तो तब क्या करना पड़ेगा, उसको किसी को बिल देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट पे अगर वो परचेज कर रही है, जिस कंपनी से वो खरीद रही है उसको बिल देना पड़ेगा। और ये जो बिल है, ठीक है, जो उसको देना पड़ेगा, वो एक्चुअली क्या है, उसको बोलते हैं हम पेएबल्स बिल, पेएबल्स बिल या बिल्स पेएबल, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ऑन द अदर हैंड अगर दूसरा, जब हमने कोई चीज़ बेची थी, ठीक है, जो चीज़ बेची थी जिसके बदले में हमें बिल मिला था, उस बिल को हम बोल सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये जो रिसीवेबल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ हम रिसीव करने वाले हैं इन फ्यूचर में, ठीक है, इन फ्यूचर में, क्योंकि अभी हमें सिर्फ बिल मिला है बट हम फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं। और ऑन द अदर हैंड जो पेएबल्स हैं, ये क्या है हमारे पास कि ये हमें इन फ्यूचर हमें क्या करना पड़ेगा, देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एक तरह का हमारे पास क्या कर्ज है, ठीक है। तो इसी को ही हम लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे लाइबिलिटीज एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। और जो ये रिसीवेबल हैं, ये एक तरह का एसेट है हमारे पास, ठीक है। अभी के लिए वैसे टर्म याद रख लो, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, ये क्या है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे तो अकाउंटिंग में जो डेबिट और क्रेडिट का जो मतलब है वो समझते हैं थोड़ा, कि कोई भी अकाउंट होगा, ठीक है। अकाउंट मतलब अकाउंट इज जस्ट कि डेट वाइज आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, डेट वाइज, या जिसको हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकली आपको क्या करना है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में जो भी हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना प्रॉपरली, उसको बोलते हैं कि अकाउंट, ठीक है। तो इसमें अब देखो कि अब जब अकाउंटिंग में आप देखोगे ना, तब बहुत सारे अकाउंट्स दिखेंगे, जैसे कैश अकाउंट होता है एक, ठीक है, वो बताता है कि कितना कैश जो है एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये क्या होता है आपको सब पता चल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसमें जो है क्या कैश अकाउंट में चेंजेस हुई हैं, ठीक है, कैश अकाउंट में ज़्यादा पैसे आए हैं, गए हैं, जो भी है वो उसमें पता चलेगा। और उसके बाद उसी तरह का हमारे पास परचेज अकाउंट होता है कि जो भी हमने खरीद की है, ठीक है, उसका टोटल जो भी और जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें सिर्फ इसमें मनी में बात होगी। ऐसा नहीं है कि 50 चेयर्स लिखी हुई हैं वो नहीं चलेगा, 50 चेयर कितने की आई हैं वो चीज़ें आगे लिखनी पड़ेंगी। अकाउंट्स हमेशा मनी या फिर मॉनेटरी टर्म्स जो हैं उस पे ही बनते हैं, ठीक है। और इंडिया में रुपीज़ में इसको दिया लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहे थे कि कोई भी अकाउंट होगा तो उसमें उसको हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं, और उसमें हमारे पास एक साइड जो लेफ्ट साइड होगी अकाउंट की उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, इसको डी आर करके लिखते हैं। और एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है, सी आर करके लिखते हैं, ठीक है। बस अकाउंटिंग में इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है डेबिट और क्रेडिट का। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, उसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। वो क्या होगा, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन से अकाउंट में डेबिट होगी, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारे पास क्या है कि कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी काम जो कंपनी कर रही है, ठीक है, वर्क जो भी प्रोग्रेस में है अभी, ठीक है, कंपनी का, या फिर हमारे पास कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो, वो सब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। अब देखो स्टॉक जो होता है ना वो दो किस्म का होता है,
ठीक है, एक होता है गुड्स इन हैंड और दूसरा होता है हमारे पास ओनरशिप शेयर। ठीक है, तो स्टॉक पहले होता क्या है कि हमारे पास जो भी कंपनी के अंदर है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी काम चल रहा है, या फिनिश प्रोडक्ट जो भी बन के तैयार हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, ठीक है, उस सब को बोलेंगे हम स्टॉक। ठीक है, अब ये देखो, ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये एक्चुअली किसके लिए यूज़ होता है, जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। ठीक है, तो गुड्स इन हैंड जो है स्टॉक, वो क्या है कि जो भी चीज़ें सेलिंग पर्पस के लिए बना रही है कंपनी, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली जिस चीज़ के ऊपर बिजनेस करती है कंपनी, ठीक है, वो सब स्टॉक जो है उसको हम गुड्स इन हैंड बोलते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री नाम का टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है कि ऑनर्स शेयर, मतलब जैसे अगर बहुत सारे ऑनर्स होंगे कॉर्पोरेशन में, ठीक है, तो वो जो जो शेयर्स उनके होंगे, ठीक है, उसको भी स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब ये दो तरीके से इसको बोल सकते हैं स्टॉक को। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक होता है और एक ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग, मतलब कुछ खुल रहा है कुछ बंद हो रहा है, तो वो क्या है कि मान लो आपके पास एक, मैंने बोला था ना, अकाउंटिंग पीरियड होता है, कि पीरियड मतलब एक टाइम होता है जिसके बीच में आपको जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है ना उनको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में। तो मान लो कि आप जनवरी से दिसंबर तक का पूरा रिकॉर्ड रख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा कि जब दिसंबर मंथ में आप फाइनल ट्रांजैक्शन लिख लोगे सब, तो उस समय जो आपके पास स्टॉक बच गया होगा ना, जो बिका नहीं होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो दिसंबर मंथ में अंदर, मतलब जो लास्ट में जो बचा हुआ होगा ना स्टॉक, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूँ, तो जैसे जनवरी में नया स्टॉक जो है, नया अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा, उसमें हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा जो कि सेल नहीं हुआ होगा, ठीक है, दोनों अनसोल्ड ही हैं। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक जो भी होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, ओपनिंग स्टॉक बोल दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों समझ आए होंगे आपको। उसके बाद अब हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, पीछे हमने एक टर्म, दोनों टर्म्स ये देखी थी। मान लो एक कंपनी है A, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, उसकी खुद की चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चीज़, एनी ओन्ड और फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर कोई राइट। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट मतलब कि जैसे आपके पास कोई पेटेंट हो गया कंपनी का, ठीक है, तो वो उसका खुद की प्रॉपर्टी है एक तरह की। ठीक है, तो वो जो भी उसकी खुद की कंपनी की हैं, तो उसको क्या बोल देंगे हम, उसी को बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड कि अगर कंपनी ने कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प ली है, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, किसी और कंपनी से या किसी और बैंक से या किसी से भी, ठीक है, जब आपको एसेट्स बनाने होंगे या फिर कोई भी चीज़, कोई भी काम आपको करना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसमें कभी ना कभी आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है किसी से, या फिर आपको लोन लेना पड़ता है। तो वो जो भी है हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे हम, लाइबिलिटीज़। ये मतलब कि जो कंपनी का उधार है, ठीक है, कंपनी ने जो उधार वापिस देना है किसी को, इसी को बोलते हैं कि ओइन बाय कंपनी। मान लो कि ए है और उसने किसको देना है, टू कंपनी बी। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि मतलब कोई भी कंपनी अगर ए है, तो उसको जितना भी आउटसाइड किसी भी कंपनी को देना है ना कुछ भी, तो उसको हम लाइबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल देख लें, तो ये जो फाइनेंशियल राइट है, ये एक्चुअली क्या है कि मनी टर्म्स में आपको लिखना है सब। ठीक है, मनी टर्म्स में मतलब कि जो भी एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ आपके पास क्या है, फर्नीचर है, ठीक है, तो जहाँ फिर आपका पेटेंट है, तो उसकी कीमत जो होगी ना, वो सब पता होनी चाहिए, मतलब वो उसकी कीमत बताई जाएगी कि इतने एसेट्स हैं, इतने प्राइस के मेरे पास। और लाइबिलिटीज भी हम मनी वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी लाइबिलिटीज की अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, तो एग्जांपल्स हो गए जितने भी लोन्स आ गए आपके पास, ठीक है, और उसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स क्या होंगे, मतलब अगर मेरे पास ए कंपनी है, तो मैंने आपको समझाया था कि उसको अगर कभी ज़रूरत पड़ी, तो कोई कंपनी बी उसको अगर पैसे दे रही है, तो बी कंपनी क्या हो जाएगी, उसके लिए क्रेडिटर हो जाएगी, उसका उधार रहेगा। ठीक है, तो ये क्रेडिटर जितने भी होंगे। उसके बाद हमारे पास एसेट्स में अगर बात करूँ, तो जितने भी डेटर्स होंगे, ठीक है, डेटर्स जो भी होंगे वो क्या आ जाएंगे, एक तरह का एसेट होगा। ठीक है, बी जो है, बी कंपनी अगर है, तो उसके लिए जो ए है, ठीक है, वो एक डेटर है। ठीक है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, वो एक एसेट है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल्स थोड़ी सी और देख लेते हैं।
ठीक है। एसेट्स में हम डेटर्स लिख सकते हैं, जो भी कैश है कंपनी के पास वो लिख सकते हैं। अगर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और कंपनी में या फिर किसी भी चीज़ में, तो वो भी एक तरह का एसेट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जितना भी स्टॉक है कंपनी में वो एक एसेट है, ठीक है। और उसके बाद प्लांट जो भी है कंपनी का या फिर मशीनरी जो भी है वो भी एक एसेट है। और उसके बाद जो भी लैंड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये भी एसेट्स है। कंप्यूटर जो भी कंपनी के हैं, जो मतलब आप फिजिकल देख पा रहे हो उसमें, वो सब चीज़ें क्या है हमारे पास उसमें एसेट्स हैं। और एक और चीज़ होती है गुडविल करके, ठीक है। गुडविल क्या है हमारे पास कि मान लो आप कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है, ठीक है। ए कंपनी है, उसने क्या किया, सी कंपनी खरीद ली, ठीक है। तो ये जो सी कंपनी है उसका जो मार्केट में वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब उसका नाम जो होगा, सी मान लो सी बहुत ही फेमस कंपनी है, उसका नाम जो होगा या फिर उसका कस्टमर का बेस होगा, क्योंकि उसमें जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया था, फेसबुक ने खरीद लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी व्हाट्सएप की जो अपनी वैल्यू थी, ठीक है, तो वो भी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो भी एक तरीके के साथ जब उसने फेसबुक ने खरीदा उसको, तो उसमें गुडविल एसेट्स भी उसको मिले हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी हैं, वो भी एक तरीके का क्या होता है कि एसेट्स होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया होगा इसका। इसकी टाइप्स करेंगे अभी हम। तो एसेट्स की अगर टाइप की बात करें तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ द फिक्स्ड वन, फिक्स्ड एसेट। दूसरा है हमारे पास करंट एसेट। और तीसरा हमारे पास क्या है, फिक्शियस एसेट, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इसको। तो फिक्स्ड एसेट जो है इसको हम नॉन करंट भी बोल सकते हैं। अब देखना है कि ये जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, ये दो, करंट और नॉन करंट, ये एक्चुअली क्या है कि ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए जो भी एसेट जो है वो फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एंड करंट एसेट जो भी हो गया वो मतलब 1 साल से कम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर 1 साल तक ही यूज़ हो रहा है। उसके बाद नॉन करंट या फिक्स्ड की भी 2 टाइप हैं आगे। एक है टेंजिबल, दूसरी हमारे पास क्या है, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल में मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज़ जिसको हम फिजिकली देख सकते हो, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये सब हैं एसिड्स हैं, उसके टाइप्स हैं आगे, ठीक है। तो या फिर माइंस हो गई, ठीक है, जो भी है जिसको हम देख पा रहे हैं। नॉन टेंजिबल में वो आ गई, और जिसमें हमारे पास क्या आ गया, कॉपीराइट आ गया, जिसको हम देख नहीं पाते, ठीक है। कॉपीराइट ऐसे पेपर तो होगा बट ये राइट दिखता नहीं है ऐसे, ठीक है। तो पेटेंट राइट, पेटेंट को पेटेंट राइट नहीं, पेटेंट ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या आ गए, नॉन टेंजिबल चीज़ें आ गई। देखो ये टेंजिबल नॉन टेंजिबल जो भी हैं ये फिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए ही है, ठीक है, जितनी भी लिखी मैंने। और ऑन द अदर हैंड अगर करंट एसेट्स की बात करूँ तो वो सब एसेट्स जिसमें कौन कौन से आएंगे, जो कि 1 साल के अंदर अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। तो 1 साल के लिए ही होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास आ गया कैश आ गया, ठीक, कैश बैंक में हो या कंपनी के पास जितना भी है। उसके बाद जो भी कंपनी के पास स्टॉक्स हैं, क्योंकि स्टॉक को हम कंसीडर करते हैं कि वो विद इन 1 ईयर या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी स्टॉक हम बना रहे हैं, ठीक है, बेचने के लिए वो बिक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करंट पे उसमें ही लिखते हैं, एसेट्स में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ जितने भी डेटर्स लिखे थे वो मैंने एसेट बताया था आपको, तो उसको हम करंट एसेट्स में लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद चौथा क्या है कि हमारे पास जितने भी हमें बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या है कि एसेट्स हैं, ठीक है, कौन से, करंट एसेट्स हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ क्या है इसमें कि स्टॉक, ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कोई भी तरीके का रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो उसको भी हम क्या बोल देंगे, करंट में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्शियस की, तो फिक्शियस हमारे पास क्या हो जाएंगे, जैसे फिक्शियस क्या हो जाएंगे, जैसे जिसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। आप बोलोगे वो तो नॉन टेजिबल की भी नहीं है, तो फिजिकल फॉर्म नहीं है बट उसके साथ साथ उसमें क्या होगा कि उसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है कुछ, तो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है इसकी कोई, ठीक है। तो मतलब क्या है कि रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि आप इसमें से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका आप पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कंपनी कोई भी इसका डिडंट एक्सपेक्ट टू रिसीव मनी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कंपनी स्टार्ट होने से पहले आपने जो भी खर्चा किया था कंपनी को स्टार्ट करने के, जो भी एक्सपेंसेस हुए थे वो क्या थे, एक्सपेंसेस बिफोर कंपनी स्टार्ट, ठीक है। तो वो सब हमारे पास क्या होंगे, एक तरह का फिक्शियस एसेट्स हैं। एसेट्स को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, इक्विटी क्या है, ठीक है। तो मान लो कोई भी एसेट आपने बनाया है,
ठीक है, कोई भी एसेट आपके पास, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कैश। ठीक है, तो वो कैश कहाँ से मिलेगा आपको, कैश कोई ना कोई बंदा देगा। ठीक है, तो ठीक है, मान लो ए पर्सन आपको कैश दे रहा है और वो एसेट बना रहा है। ठीक है, तो ये जो ए है, इसका इस एसेट के ऊपर हक रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कैश दे रहा है तो उसको बदले में कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो वो जो इस ए बंदे का हक रहेगा, ठीक है, या क्लेम बोल सकते हैं, क्लेम या राइट जो भी रहेगा, उसी को क्या बोल देंगे हम, इक्विटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक कंपनी जो है उसमें क्या होता है हमारे पास कि इक्विटी कितनी तरह की होती है, दो तरीके की होती है। देखो, अब कोई भी कंपनी है, उसमें जो भी एसेट्स हैं, उसमें या तो जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा होगा, जिसको ऑनर बोलते हैं, वो पैसे लगाएगा। जब उसके पास पैसे कम होंगे तो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, आप बाहर से पैसे लाओगे। ठीक है, तो आउटसाइडर रहेगा। तो यही दो बंदों की वजह से क्या होगा, हमारे पास एसेट बनेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों बंदों की वजह से एसेट बन रहे हैं तो इन्हीं का दोनों का क्लेम भी रहेगा। तो ऑनर क्लेम और आउटसाइडर क्लेम। ठीक है, तो ये दोनों का जब मैं सम करूंगा तो वही तो होगा टोटल एसेट्स। अब देखो, मैं इसको इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लेम्स है ना, ये दोनों क्या होंगे, मॉनिटरी टर्म्स में लिखेंगे हम इसको। ठीक है, पैसों के हिसाब से। और ऑन द अदर हैंड जो एसेट्स होंगे ना, वो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि बिल्डिंग है या वो है, उसको भी मॉनेटरी हिसाब से लिखेंगे। तो जब दोनों साइड पे मॉनेटरी टर्म्स होंगे तो इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑनर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम्स। ठीक है, ऑनर्स का जो क्लेम होगा मालिक का, उसी को हम क्या बोला था हमने कि वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, जो भी पैसे ऑनर लगाएगा एसेट्स बनाने के लिए, वो क्या होगा, कैपिटल है। ऑन द अदर हैंड जो आउटसाइडर्स क्लेम्स रहेगा, ठीक है, जो भी बाहर के बंदों से पैसे लिए हैं, वो एक कंपनी के लिए क्या होगा, वो एसेट नहीं होगा, वो क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक उधार रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो टोटल अमाउंट होगा उसी को क्या बोल देंगे हम, कंपनी के क्या रहेंगे, एसेट्स रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताती है। ठीक है, जो आप फ्यूचर में देखोगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। एक बार अगर नहीं समझ आएगा फिर से यहाँ से समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट चीज़, तो लाइबिलिटी नाम की चीज़ हमने पढ़ी पीछे। ठीक है, उसको हम समझते हैं कि लाइबिलिटी की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ की भी हमारे पास तीन टाइप हैं। एक आ गई करंट, दूसरी आ गई नॉन करंट या जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, और तीसरी आ गई हमारे पास कॉन्टिंजेंट। कि करंट जैसे हमारे पास था एसेट्स में कि लेस देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर तक जो हमारे पास कोई भी ऑब्लिगेशन या क्लेम होगा, ठीक है, आउटसाइड पार्टी का, ठीक है, उसको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मोर देन 1 ईयर के लिए जो भी हमारे पास क्लेम होगा या राइट होगा, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड या फिर नॉन करंट। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। तो करंट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं शॉर्ट टर्म लोन्स की। ठीक है, बैंक लोन्स हो सकते हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि एक्सपेंसेस जो होते हैं मतलब डे टू डे लाइफ में जो खर्च किए जाते हैं पैसे, उसको एक्सपेंसिव बोलते हैं, एक कंपनी के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स जो है, ठीक है, जैसे डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स हमारे पास एसिड्स में आते हैं। कौन से एसिड्स में आते हैं, एसिड्स में आते हैं वो करंट एसिड्स में। ठीक है, वैसे ही क्रेडिटर्स क्या आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, और बिल्स पेएबल, जो भी कंपनी को बिल पे करने हैं, ठीक है, वो सब करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ऑन द अदर हैंड करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आते थे, बिल्स रिसीवेबल आते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो फिक्स्ड में, तो फिक्स्ड में हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स जितने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स जितने होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो भी डिबेंचर होंगे। ठीक है, डिबेंचर क्या है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनको जब मीडियम टू लार्ज स्केल जो भी बड़े बड़े लोन्स लेने होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है लोन्स लेने के लिए एक फिक्स्ड रेट पे, तो उसको बोलते हैं डिबेंचर। इतना याद रखो, बहुत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंटिंजेंट की बात करें तो ये क्या है कि ये कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें देनी भी पड़ सकती हैं,
या नहीं भी देनी पड़ सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको कि ये आपकी देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कोई केस है आपका, ठीक है, फाइनेंशियल केस है कोर्ट में, तो वो चल रहा है, तो उसमें आप कोर्ट में केस जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ठीक है। वो एक तरीके की लायबिलिटी है और उसके कंटीजेंट लायबिलिटी है। उसके बाद गारंटीज जो आपने दी हुई है, ठीक है, मान लो आपने किसी अपने फ्रेंड को, एक कंपनी ने दूसरे किसी के लिए लोन में हेल्प की हुई है, तो उस पर जो गारंटी दी होती है, तो उसमें भी मतलब अगर वो बंदा लोन अपना नहीं दे रिटर्न देगा, तो जिसने गारंटी दी होगी उसको एक मतलब उससे रिटर्न किया जाता है कभी कभी। तो वो भी एक तरीके का क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। और ये जो लायबिलिटीज़ होती है ना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये क्या है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बैलेंस शीट जो बनाओगे उसके एक एंड में, लास्ट में फुट नोट में लिखा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू क्या है, फ्लो ऑफ बेनिफिट, जितना भी उसको बेनिफिट हो रहा है किसकी वजह से, जो बिजनेस का काम था, बिजनेस का मतलब कि उसका जो भी प्रोडक्ट बना के बेच रहा था, उसके बिजनेस उससे जो भी बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब इसमें सेल्स के बाद और भी कुछ चीज़ें हम लिख सकते हैं। आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जैसे कुछ शेयर्स आप एक कंपनी ने खरीदे थे, ठीक है, उस शेयर्स पे जो उसको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है एक तरीके का, ठीक है, वो भी हमारे पास रेवेन्यू में आएगा। उसके बाद अगर कोई कंपनी के पास कुछ माइंस है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर जो रॉयल्टीज़ बाकी जो भी उसको यूज़ कर रहा है वो दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जब अपना प्रोडक्ट बेचेगी तो उसमें से जो भी उसको मिलेगा वो हमारे पास आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। अब कोई प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है हमारे पास, वो भी जो उनकी फीस होगी, ठीक है, वो उसका क्या होगा, रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू आई होप आपको समझ आया होगा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें इनकम की, तो इनकम क्या है हमारे पास, इनकम एक तरह का क्या है कि जो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, आपकी नेट वर्थ में, आपकी मतलब कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जो भी बिजनेस है, बिजनेस में अगर कोई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसकी टोटल कीमत पे, ठीक है, जो बिजनेस की कीमत है अगर वो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इनकम। और इसी इनकम में ही आप प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर सकते हो। जो ये नेटवर्थ है, ये बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से भी बढ़ सकती है या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से भी बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉफिट को बात करूँ मैं, तो प्रॉफिट क्या है हमारे पास कि जैसे जितना भी आपके पास रेवेन्यू है, ठीक है, जो भी रेवेन्यू है उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस आप कोई भी डे टू डे जो भी खर्च हो रहा है, ठीक है, डे टू डे जो भी खर्च हो रहा है उसमें जो भी पैसा लग रहा है, तो उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें क्या आ जाए, जैसे कि आपके पास सैलरीज आ गई, अब ये खर्च क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा बिजनेस रन कर सके और उसके बाद हमें जो भी प्रोडक्शन बनाना है वो बन सके, ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ये एक्सपेंसेस अगर हम रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, तो वही चीज़ क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉस की, तो लॉस क्या है हमारे पास, लॉस एक तरह का बर्डन है, ठीक है, कंपनी के ऊपर। तो इससे कोई भी हमारे पास क्या होगा कि कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ठीक है, डजंट जनरेट एनी रेवेन्यू, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। लॉस जो है हमारे पास वो कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, एक नॉर्मल लॉस बोलते हैं, एक एबनॉर्मल बोलते हैं। देखो नॉर्मल क्या होगा कि आप नॉर्मल फंक्शनिंग जो थी आपकी कंपनी की, उसमें गिरावट आ जाना, मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, उसमें कोई प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है वो एपरेट हो जा रहा है विद टाइम या किसी भी कारण की वजह से, या लीकेज हो रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा किसमें, प्रोडक्शन में, कि आपकी जो एक्चुअल अमाउंट आपको चाहिए थी वो नहीं बन पाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर एबनॉर्मल लॉसेस की बात करेंगे, तो उसमें जैसे कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, जैसे आग लग गई या चोरी हो गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, एबनॉर्मल लॉसेस में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम गेन की, तो गेन क्या है, तो गेन हमारे पास क्या है कि कोई भी प्रॉफिट होना, ठीक है, गेन भी एक तरीके का प्रॉफिट है, बट ये किसका, इरेगुलर नेचर का, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो आपकी कंपनी की फंक्शनिंग थी उससे नहीं, आप क्या कर रहे हो इस केस में कि आप क्या कर रहे हो, कुछ एसेट्स जो हैं वो बेच रहे हो, ठीक है, फिक्स एसेट्स जो हैं,
ठीक है। फिक्स एसिड आपको याद हो, इसको नॉन करंट एसिड भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग या कोई भी, उसकी अगर आप सेल कर रहे हो तो वो उसको क्या गिना जाता है, गेन गिना जाता है। ठीक है, तो जैसे एक्सपेंडिचर की बात करें अगर हम, तो एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास, तो ये एक तरीके का खर्च है। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो भी बढ़ रही है कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो वो सब क्या आ जाएंगे, एक तरीके का हमारे पास एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो बस दो तरीके के एक्सपेंडिचर आ सकते हैं, एक है हमारे पास रेवेन्यू और दूसरा क्या है, कैपिटल। ठीक है, तो ये नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि रेवेन्यू क्या है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास कोई भी डे टू डे जो भी हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप परचेज कर रहे हो गुड्स का या सर्विसेज का, ठीक है, किसी और कंपनी से, तो वो जो भी उसमें जो खर्च आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये क्या होता है कि ये जिस पीरियड में आप ये सब चीज़ें खरीदोगे ना गुड्स, उसी पीरियड में लग जाएंगे, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप खरीदोगे उसी में इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए रेवेन्यू, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे सैलरीज आ गई। ठीक है, सैलरीज क्या है, एक तरह की सर्विस है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, रेंट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, तो ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो। तो एसेट खरीदोगे तो हवा से तो नहीं आएगा, इसमें कुछ एक्सचेंज करोगे। ठीक है, तो खरीदने पे आपको जो भी आप पैसा दे रहे हो एसेट खरीदने पे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब भी आप मतलब कोई भी बिल्डिंग बढ़ा रहे हो तो उससे क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ, बट उससे आपको क्या हो गया, आपका जो कंपनी थी उसमें प्रोडक्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन जो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में आपका ज़्यादा प्रोडक्ट जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्चुअली क्या करेगा, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा आपका कंपनी का। तो उसके बाद अगर हम बात करें अभी, तो लास्ट जो चीज़ बची हुई है हमारे पास वो बचा है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट हम कर लेते हैं अभी। तो डिस्काउंट में हमारे पास क्या है कि जब कोई भी रिडक्शन करना हमारे पास, किसमें, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो गुड्स के ऊपर कोई भी अगर आप डिस्काउंट दे रही है कंपनी, ठीक है, मतलब ये कंपनी है वो अपने गुड्स के ऊपर डिस्काउंट दे रही है कस्टमर्स को, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट है। ठीक है, अब डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि जब सेल हो रही है ना, सेल के दौरान जो होता है ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, गुड्स के ऊपर। और उसके बाद ऑन द अदर हैंड कैश जो डिस्काउंट है, ये क्या होता है कि हमारे पास जब पेमेंट हो रही होगी, ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग पेमेंट, तो ये डिस्काउंट दिया जाता है कंपनीज के द्वारा कभी कभी। ठीक है, दूसरी कंपनीज को या फिर कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं मतलब कि अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं डिस्काउंट को, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, याद रखना मेन डिफरेंस इनका यही है। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, जो भी टर्म्स मैंने कराई हैं। एक बार अगर नहीं समझ आएंगी फिर से रिवाइज करने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमें बताना है कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि राकेश स्टार्टेड बिजनेस वर्थ विद 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख रुपए के साथ राकेश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं। देखो, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये जो कैश होगा, तो ये कैश हमारे पास क्या आ गया, ये बिजनेस के बीच में आ गया ना। ठीक है, तो बिजनेस को के पास कैश आ गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, परचेज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, कोई सामान खरीदा है। ठीक है, अगर यही जो बिजनेस राकेश ने स्टार्ट किया है, मान लो उसी में वो कुछ चीज़ें खरीद रहा है। ठीक है, और उसके बदले में कैश दे रहा है। ठीक है, जो भी कैश या फिर क्रेडिट में अगर कुछ भी आप दे रहे हो, क्रेडिट या कैश, ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें इक्विपमेंट खरीद रहा है तो उसके बदले में कैश दे रहा है, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट है यहाँ पे ममता की एज मैनेजर। ठीक है, मंथली सैलरी उसको देनी है 12,000 देनी है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि पेड सैलरी,
तो अभी इसमें आपने कुछ लेन देन तो किया नहीं, ठीक है, एक्सचेंज तो कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट दी है, ठीक है, और कैश और क्रेडिट में कुछ लेन देन नहीं किया है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हमारे पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट वन, पेड फॉर स्टेशनरी कोई आइटम्स ली हैं, ठीक है, बिजनेस ने उसमें 1400 रुपया उसने पे कर दिया है। पे कर दिया है तो मतलब क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि रिसीव्ड प्राइस लिस्ट फ्रॉम नवीन, तो नवीन से प्राइस लिस्ट मिली है, ठीक है, तो इसमें कोई भी कैश या क्रेडिट का कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट मिली है हमें, ठीक है, याद रखना लिस्ट मिली है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या नहीं है हमारे पास, ठीक। उसके बाद क्या है कि रेंट पे किया है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को 9,000 रुपया, तो ये पेमेंट हो गई है, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने क्या दिया था, सर्विस दी थी रहने के लिए, ठीक है, जो भी बिल्डिंग दी थी, तो उसके बदले में आपने क्या कर दिया, रेंट दे दिया है, ठीक है, एक्सचेंज हो चुका है, कैश दे दिया है आपने, ठीक है, तो ये भी क्या आ गई, बिजनेस ट्रांजेक्शन आ गई, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या है कि हमारे पास एक आइटम्स दी होंगी कुछ, और उसके बाद हमें बताना है कि ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, या करंट लाइबिलिटीज़ है या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, खुद से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा आपको, अगर आपसे नहीं हुआ तो, ठीक है, ये सब ट्राई करना एक बार, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड की हैं, आपने देखी होंगी ये इस लेक्चर में, तो ये आप एक बार ट्राई करना। दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू।